हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे लाइट के लेक्चर 4 की। ओके, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा, उसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में समझा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, इसको भी हमने जाना था। और हम लोगों ने कहा था कि रिफ्रैक्शन चूंकि स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन अकर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक फेनोमेना भी हमने देखे थे अपनी डेली लाइफ के। अब हम लोग आगे आते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, बात करते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है। ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ दो बेसिक लॉ होते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे वो नॉर्मल हो, ये सब के सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक सेम प्लेन के। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा उस पॉइंट को, याद रखिएगा उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ सेकेंड रूल, यानी कि जो पहला लॉ है वो रिफ्लेक्शन के लॉ के सेम होता है। इसका सेकेंड रूल होता है, ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media। यानी कि किसी भी दो मीडिया के पेयर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, इसको किसने दिया, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। याद रखिएगा, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं बेटा। एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने इस सेकंड लॉ को दिया, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ये जो आया इसको स्नेल्स ने दिया। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए दो ऑप्टिकल मीडियम, ये नॉर्मल है चूंकि यहां आई बन रहा है, ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो यहां आर बनेगा। तो साइन आई साइन आर, यानी कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। लेकिन किसके लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, का मतलब सेम तरीके के मीडियम के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये मीडियम किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम आएगा, नहीं, सेम काइंड ऑफ मीडिया के लिए होता है, सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए होता है। ठीक है, तो उसका क्या आता है, साइन आई बाई साइन आर। ओके, इसी को हम लोग बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। देखिएगा यहां पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ए पर्टिकुलर मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, is called the refractive index of that medium। इट इज नॉट कंपल्सरी कि एयर सही हो, किसी भी दो मीडियम का होना यहां जरूरी है, तो उसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेटर एन से डिनोट किया जाता है, यानी कि लेटर एन, दैट इट मींस टू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, आगे क्या कह रहा है देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते तो आपको ये पता चलता है कि उस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वो लाइट उस मीडियम में उतनी ज्यादा बेंड होगी। मीडियम जितना कम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट कम बेंड होगी। ठीक है, यानी कि ये बेंडिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, the refractive index can also be written as the ratio of speed of light in two media। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई अपॉन साइन आर करके तो सर्च करते ही हैं, साथ ही साथ स्पीड भी चेंज होती है, तो हम स्पीड के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहां मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूं, समझिएगा। यहां पर जो लिखा गया है एन, वो लिखा गया है 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यानी कि लाइट यहां से निकल रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइट, यानी कि साइन आई साइन आर के बराबर भी होता है। और इसी से क्या निकल जाता है हमारा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का। अब जैसे मान लीजिए नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है बेटा, एयर। लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल, और लाइट ऐसे चली गई। तो यहां हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर निकालें तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है when light is going from one medium to the another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये एक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि किसी एक मीडियम से कंपेयर करके दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अगर यही लाइट एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में जाती है, यानी कि कोई भी लाइट किसी भी मीडियम में जा रही है लेकिन उसको वैक्यूम या एयर से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही कह रहा है when a light is going from vacuum to the another medium, it is not only vacuum, वैक्यूम या एयर दोनों लिया जा सकता है, vacuum to another medium, then the value of the refractive index is called absolute refractive index। is that clear? तो इसको absolute refractive index आप बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है बेटा प्रिज्म। प्रिज्म को समझते हैं, प्रिज्म क्या होता है। बेसिकली प्रिज्म एक शेप होता है, ठीक है, एक 3D शेप होता है प्रिज्म का, जिसमें दो ट्राइंगुलर फेसेस, कितने फेसेस होते हैं ट्राइंगल के, दो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो देखिएगा आपको यहाँ एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दो ट्राइंगल फेस, एक ये वाला ट्राइंगल, एक आपको ये आगे वाला ट्राइंगल फेस दिखाई दे रहा है और जस्ट एक पीछे ये ट्राइंगल फेस, और 3 रेक्टेंगुलर। तो पहला ये रेक्टेंगुलर बेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये है, दूसरा जस्ट इसके बगल में आएगा ये वाला, और तीसरा नीचे ये बेस आ जाएगा। ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अब देखिएगा इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोल रहे हैं, ये एजेस का पॉइंट होता है और ये वर्टेक्स हो गया, और बाकी इसे लेटरल फेस कहते हैं और नीचे वाला बेस, यानी कि अगल बगल वाला लेटरल फेस होता है और नीचे वाला क्या हो जाता है बेटा, बेस। एक्चुअल में प्रिज्म का लाइट के साथ जो एक्सपेरिमेंट था, इसको किया था न्यूटन ने, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने इसको एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि जब लाइट रे किसी प्रिज्म से पास होकर आती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है। 7 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर में क्या होती है, बिखर जाती है, डिफरेंट कलर में टूटती है। तो उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो कहा इन्होंने in 1666 the property of sunlight was demonstrated by the Sir Isaac Newton। he found that when the white light passes through a glass prism, जब कोई white light ग्लास प्रिज्म से पास होती है, it split into 7 different color, वो 7 different color में क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। so this was visible on a black screen kept behind the prism, और इसको प्रिज्म के पीछे एक स्क्रीन रखी गई और उस स्क्रीन पर ये 7 कलर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको हम और एक्सप्लेन करते हैं, ओके ओके। तो न्यूटन ने 1666 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये बताया कि जो लाइट होती है बेटा, अगर वो व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास हो रही है तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ एक
एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये एक फिगर देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया। न्यूटन ने क्या किया, बेसिकली एक प्रिज्म ले लिया और प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट को लगाया। तो ये व्हाइट लाइट, मान लीजिए कोई भी व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म के पास आ रही है। सो एट दैट पॉइंट, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पर जैसे ही लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, तो यहां पर आते ही लाइट अपनी 7 कॉन्स्टेंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो आपको ये 7 कलर दिखाई दे रहे होंगे, पहला कलर ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सब बेसिक कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन कलर का नाम क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये बेसिक, ये कुछ कलर हमें दिखाई देते हैं। इन कलर को शॉर्ट फॉर्म में आप विबग्योर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. विबग्योर इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, इनको याद करने का। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट होती है प्रिज्म के रिफ्रैक्शन से विबग्योर यानी कि इन 7 कॉन्स्टेंट्स कलर में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ऑन एट दिस सरफेस, यानी कि इस सरफेस पर व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है, 7 कलर में बिखर जा रही है। तो इस सरफेस पर जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, तो इस फेनोमेना को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्शन। तो आप यहां देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, डिस्पर्शन। The splitting of white light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors when it is passing through a prism is called dispersion. याद रखिएगा, डिस्पर्शन में केवल splitting of light होता है into 7 color। ठीक है, ये कहां पर होता है, ये at the surface of prism, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ही ये फेनोमेना होता है। इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है आप समझिएगा, अब स्पेक्ट्रम को समझिएगा। अब क्या होता है, ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई। अब ये जो 7 कलर की लाइट यहाँ डिवाइड हो रही है, तो जब ये बाहर आती है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर ये 7 कलर आपको दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ये कलर्स का बैंड, पूरा का पूरा कलर्स का बैंड आपको जब दिखाई देता है, तो यहां पर आप इसको क्या बोल देते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर फाउंड ऑन ए स्क्रीन। बैंड ऑफ 7 color found on a screen is called spectrum. ठीक है, so the band of 7 color found on the screen is called spectrum. Is that clear बेटा? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था न्यूटन ने। किसने किया था बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1666 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और फाइनली उन्होंने ये कहा कि ये जो व्हाइट लाइट होती है, ये 7 कलर की लाइट से मिलकर बनती है। ये जो व्हाइट लाइट होती है बेटा, ये 7 कलर की लाइट से मिलकर बनती है। अब इन्होंने इसको समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे इनका एक रूल था, न्यूटन्स कलर डिस्क रूल। तो इन्होंने क्या किया, एक आप क्या कर लीजिए, एक डिस्क ले लीजिए, डिस्क को इक्वली 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। डिस्क को इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और इन्हीं के कलर से कलर कर दीजिए। ठीक है, वायलेट, इंडिगो। ठीक है, तो अगर आपको ये मिल जाए वायलेट, इंडिगो, सॉरी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन 7 कलर से इक्वली डिवाइड करने के बाद आपने कलर कर दिया। अब इसको इस सेंटर पॉइंट के अबाउट फिक्स करिए और इसको खूब तेजी से क्या कर दीजिए, रोल कर दीजिए, यानी कि इसको खूब तेजी से घुमाइए। तो जब ये बहुत तेजी से घूमेगा, तो आपको इसका कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। इवन आपको एक कलर दिखाई देगा, दैट इज मडी व्हाइट। आपको एक मडी व्हाइट टाइप का कलर दिखाई देगा, जिससे ये प्रूव होगा कि जो व्हाइट कलर है वो इन सभी कलर से मिलकर बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी कि प्रिज्म के थ्रू लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा था। तो इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को बेटा, कि ये जो रेनबो बनते हैं ये इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं कि हमें आसमान में रेनबो वगैरह जो दिखाई देते हैं, वो 7 कलर के रेनबो हमें कैसे दिखाई देते हैं, क्या फेनोमेना होता है, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, तो देखिएगा क्या फेनोमेना होता है रेनबो बनने के पीछे।
तो पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, इसको समझिएगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि हमें नेचुरली अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियली तो हम एक प्रिज्म लेते हैं, लेकिन नेचुरली ये फेनोमेना अकर होता है। क्या होता है कि जब बारिश होती है बेटा, ठीक है, ज्यादातर आपको रेनबो ऐसा ही टाइम दिखाई देता होगा जब बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे होती हैं, ठीक है, वो एकदम प्रिज्म की तरीके से एक्ट करती हैं। एक्ट करने का मतलब प्रिज्म की तरीके से बिहेव करना। प्रिज्म बनना नहीं होता है, प्रिज्म की तरीके से वो बिहेव करती हैं। और लाइट जब उस वाटर पार्टिकल के अंदर जाती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और फिर उसके दूसरे सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करते हुए बाहर निकलती है और फिर वही 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वो 7 कलर जब आपको दिखाई देते हैं तो आप उसे क्या बोल देते हैं? रेनबो। क्या बोल देते हैं? रेनबो बोल देते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। हाउ रेनबो इज फॉर्म? रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई अपोजिट टू द सन जस्ट आफ्टर द रेनफॉल। याद रखो क्या बोल दिया? जस्ट आफ्टर द रेनफॉल when the water droplets are suspended in the air. The light rays from the sun enter the water droplets. देखो लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाती है एंड अंडर गो द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस, और उसके सरफेस पे उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन। देन इट हिट द अदर एंड ऑफ ड्रॉपलेट एंड गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड शोइंग डिस्पर्शन इनटू 7 कलर। और वो दूसरे सरफेस से टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करती है और 7 कलर हमें दिखाई देता है। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ये डायग्राम को समझिएगा क्या होता है। इस डायग्राम में हर एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा इस पूरे डायग्राम में ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये सन है। सन से लाइट पहुंचा वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो जब इस पॉइंट पर पहुंचा बेटा, पॉइंट बी पर ही ये 7 कलर में डिवाइड हो गया। तो आपको यहाँ 7 कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि सी पर ऐसा क्या हो रहा है? तो ये डिस्पर्शन अकोर हुआ, पर पहले सरफेस से क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, और फिर तुरंत हो गया डिस्पर्शन। और जब से ही ये सरफेस पे पहुंचा, आउटर सरफेस पे, तो इसको यहां से बाहर निकलना था, लेकिन नहीं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगा। क्या किया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया। यानी कि लाइट यहां से बाहर जाने की बजाय यहीं से वापस आ गई। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया और फिर ये लाइट आगे की तरफ आई और फिर इस सरफेस से, ठीक है, ये डेविएट होकर बाहर की तरफ आ गई। और जब बाहर की तरफ आ गई तो ये 7 का 7 कलर हमें बाहर की तरफ दिखाई देने लगा। अब आपको ये जो कलर दिखाई देता है ये इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के फॉर्म में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रेनबो के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। बेसिकली रेनबो को जैसे हम लोग बोल देते हैं ना इंद्रधनुष, तो ये रेनबो इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप रेनबो को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, कैसे समझाएंगे, ये चीजें आपको इसमें। तो सबसे पहले याद रखना कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इनमें सनलाइट जाती है और सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर डिस्पर्स होती है। उसके बाद दूसरे सरफेस से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में आता है तो हम देखते हैं कि वो 7 कलर में डिवाइड हो चुकी है और हमें रेनबो दिखाई देने लगता है। ओके बेटा, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा। फिलहाल यहीं पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी उनको एक बार समझ लेते हैं। लाइट के बारे में देखा, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि एक और फेनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है हम लोगों ने इसको भी समझा, रिफ्रैक्शन के लॉ को समझा और रिफ्रैक्शन के कुछ डेली बेसिस के फेनोमेना को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की प्रिज्म की, कि प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है और इसी कॉन्सेप्ट से हमारे रेनबो का फॉर्मेशन होता है और फिर उसको भी हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज यहीं पर और आपका चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।